ओके, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th लेक्चर। 15 लेक्चर है, कैसे होंगे मुझे भी नहीं पता। लेट ट्राई, कंप्लीट करते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कीप और ड्रॉप डिसीजन, डिसकंटिन्यू पर्टिकुलर डिवीज़न। हमें डिसकंटिन्यू करना है डिवीज़न को या नहीं करना, ये हमें बताना है। 3 डिपार्टमेंट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। क्वेश्चन 31 देखते हैं, पेज नंबर 6.18। ये बहुत बड़ा है, XFM में भी इतना टाइम लगता है। 6.18 ये रहा 31। ठीक है, अब मेरे को चाहिए पेन और मेरे को चाहिए रफ कॉपी। तो ड्रॉप डिसीजन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रवि लिमिटेड क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है कि वो डिसकंटिन्यू करे डिवीज़न सी को या ना करे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ये रहा। वो उसको डिसीजन लेना है कि वो डिसकंटिन्यू करे या ना करे। ठीक है, सेल्स मैक्सिमम अचीवेबल, डिवीज़न ए एंड बी दोनों की और डिवीज़न सी की अलग अलग दे रखी। डिवीज़न सी की अलग है और उसे डिसकंटिन्यू करना, और ए और बी की एक साथ दे रखी है। मैक्सिमम अचीवेबल, इससे ज़्यादा आप अचीव भी नहीं कर सकते। लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इतना आगे हमारा, ठीक है। लेस स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। जिसको अवॉइड नहीं कर सकते तो हम उसको कुछ करना ही नहीं है। जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और जिसको अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट माइनस करता है, ठीक है। और डिविजनल की इनकम ए और बी की 6,21,000 है नेट इनकम, और उसका लॉस आ रहा है 1,72,500 का, ठीक है। द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और 90% ऑफ नॉर्मल रेट से 90% पे है, ड्यू टू द करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि हम पूरा वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ एडुकेट मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड भी है। फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑपरेशन द रेट विल गो अप। अगर हम क्या करते हैं, लोअर ऑपरेशन करते हैं, जितना हम अभी चला रहे हैं उससे कम करते हैं, तो हमारा वापस पहुंच जाएगा ये नॉर्मल पे, जो अभी 10% कम है, ठीक है। फैसिलिटीज रिलीज बाय डिसकंटिन्यूइंग डिवीज़न सी कैन नॉट बी यूज्ड। जो फैसिलिटीज रिलीज करेगा डिवीज़न सी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज। इवेल्युएट करो डिसीजन, डिसकंटिन्यू करे रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, यूजिंग रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे हुआ नहीं। देखो क्या हुआ, इसने क्या करा है, इसको डिसकंटिन्यू करना है नहीं करना, ये इसको डिसीजन लेना है कि हम डिसकंटिन्यू करें कि ना करें। तो इसने क्या करा, इसको जो लॉस हो रहा था उस डिपार्टमेंट सी से, उस डिपार्टमेंट का लॉस ले लिया, और जो मेरी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही थी, लॉस, अब मेरा लॉस नहीं होगा, उसको मैं बंद कर दूंगा। और अगर मैं उसको बंद कर दूंगा तो मेरा ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब इन दोनों को कंपेयर कर दिया, पॉजिटिव आएगा तो कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो, नेगेटिव आएगा तो मत करो। तो ये हमारा नेगेटिव आया था। तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, इसने सिर्फ वहाँ से जो हमारा लॉस बचता और यहाँ जो कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, बस उन्हीं को कंपेयर करा है, और कुछ नहीं छेड़ा इसने। और कुछ छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जब सब कुछ सेम ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है बस, तो यहाँ पे ये चेंज कर लेता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। ये रहा 32। मैनेजमेंट ऑफ ABC लिमिटेड, मैनेजमेंट जो ABC लिमिटेड के मैनेजमेंट है, वो कंसीडर कर रहे हैं द क्लोजर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑपरेशन, अपना ऑपरेशन क्लोज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट 3 को क्लोज कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैज सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटेंट ने ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सबमिट करी है। डिपार्टमेंट 1, 2, 3 डिपार्टमेंट है। सेल्स यूनिट्स में, सेल्स वैल्यू में,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड है, क्रॉस मार्जिन एक्सपेंस है हमारे पास, और नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है और रिक्वायर्ड है। चलो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, 15,000 हैज़ बीन अपोर्शनड द 3 डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स वॉल्यूम। यूनिट सेल्स, ये रहा यूनिट सेल्स की यूनिट में जो अपोर्शन करो 15,000 को ओवरहेड जो है, ओवरहेड तो 5769 अलग अलग का दे रखा है, 6923 प्लस 2308, 15,000 है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर expenses are head office, expenses are head office overheads, expenses are head office overhead, again a portion in the department sales volume, sales कौन सा? expenses of head office, head office का कहाँ है expenses? expenses एक्सपेंसेस, ये रहा एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में एक्सपेंसेस जो है 40,000 का, और हेड ऑफिस ओवरहेड अगेन अपोर्शन कर दो उसे डिपार्टमेंट की सेल्स वॉल्यूम में, ठीक है। एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, यू आर फर्दर असर्टेन दैट, अब फर्दर असर्टेन करो दैट ऑन कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे, कॉस्ट ड्राइवर बेसिस पे 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड कहाँ है? प्रोडक्शन ओवरहेड ये रहा, 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस टू डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टली ट्रेस टू डिपार्टमेंट एंड so could be allocated on the basis of 2:1. 50% of production overhead can be directly traced to department, ठीक है, and so could be allocated on the basis of इतना, ठीक है। मैं 50% एलोकेट तो कर दूंगा, 50% का कहाँ जाएगा? Restate the financial position in terms of contribution made by each department and based on these figure make the clear recommendation. अब ये मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि इसने क्या पूछा है मेरे से। रीस्टेट करो फाइनेंशियल की पोजीशन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ईच डिपार्टमेंट का कितना है, एंड बेस्ड ऑन दिस मेरे क्लियर रिकमेंडेशन, इस पर क्लियर रिकमेंडेशन और डिस्कस करो अदर फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर बिफोर फाइनल डिसीजन इज मेड। अदर फैक्टर भी देखो। 50% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड एंड सो कुड बी एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ 2:1। तो मैं 50% ही क्यों करूँ, मैं 100% क्यों ना करूँ? अच्छा चलो 50% मैंने कर दिया, तो अब 50% कौन से रेशियो में बांटूंगा मैं? प्रोडक्शन ओवर 15,000 हैज़ बीन अपोर्शन इन द 3 डिपार्टमेंट। अच्छा 50% को उनके उसमें बांटो और 50% को 2:1 में एक्सपेंस। सिमिलरली 60% जो एक्सपेंस है एलोकेट कर दो 3:2 में with the remainder not being possible to allocate। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस हेड है, 60% को 2:2 उसमें 40% है उसको किस में बांटो? सेल्स वॉल्यूम के रेशियो में। और 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर इज़ फिक्स्ड। डायरेक्ट लेबर कहाँ है? लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 80% क्या है? डायरेक्ट लेबर इज़ फिक्स्ड and cannot readily allocate. The remaining 20% is variable and can be better allocated on the basis of sales volume. Sales की वॉल्यूम पे, सेल्स की वॉल्यूम पे, ठीक है। ओके 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 समझ गए। अब जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कितना आ रहा है? डायरेक्ट लेबर है हमारा 63 लाख, 63,000 में से 80% घटा दो, सिर्फ 12,600 का बांटो, ठीक है। तो मैं सेल्स उठाता हूँ, सेल्स मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपको क्रक्स बताऊँगा। ओके राइट, बाय बाय।
ओके, तो भाई साहब क्वेश्चन इजी था, बट यहाँ पे मैंने क्या गलती करी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती ये करी, इसने मेरे को रेशियो दे रखा था, एक कॉस्ट ड्राइवर पे बेसिस पे बांटना था और एक बोल रहा था कि भैया यूनिट के बेस पे बांट दो, वॉल्यूम के बेस पे बांट दो, ठीक है। तो उसमें क्या था, जैसे इसने पहला बोला है कि मेरे को प्रोडक्शन ओवरहेड को 2:2:1 में बांटो। तो जब आप इसको बांटोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन वाले में कंसीडर करना है, और जो बचा 50% प्रोडक्शन ओवरहेड का, उससे माइनस करना पूरे डिपार्टमेंट, मतलब तीनों को इंक्लूड करके। कंट्रीब्यूशन निकालते टाइम सिर्फ एक डिपार्टमेंट इंक्लूड लेना और इनको मत लेना, 50% को मत लेना, वो टोटल में से माइनस करना। और ऐसे ही प्रोडक्शन ओवरहेड का, तो जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे रेशियो वाला जो कॉस्ट ड्राइवर पे है उसको कंट्रीब्यूशन में से माइनस करना है, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो वाला होगा कंट्रीब्यूशन में लेना, अदरवाइज मत लेना, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं था, और उसे बताना था कि डिस्कस करो अदर फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए उसको बंद करने से पहले। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो आपको कंसीडर करनी चाहिए करने से पहले। जैसे सेल्स वॉल्यूम हो गया ऑफ डिपार्टमेंट कितना सेल्स वॉल्यूम कर रहा है। वेदर रिलीज्ड कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट में बी यूटिलाइज इन अदर डिपार्टमेंट, जो उसकी कैपेसिटी है जो ख़त्म करेगा अपनी, क्या दूसरा डिपार्टमेंट यूज़ कर सकता है इसको। वेदर एनी स्पेशल एक्सपेंडिचर नीडेड टू इनकर वाइल क्लोजिंग डाउन डिपार्टमेंट 3, कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर करना है नहीं तो है जब हम डिपार्टमेंट को क्लोज़ करें। तो तीन चीज़ें, जब हम डिपार्टमेंट को क्लोज़ करें तो कोई हमें एक्सपेंडिचर तो नहीं करना, ठीक है। जब हम डिपार्टमेंट को क्लोज़ कर रहे हैं तो कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं करना हमें। और दूसरा कि अगर हम क्या कर रहे हैं और हमें देखो कि भैया वो जब रिलीज़ करेगा अपने इक्विपमेंट, क्या वो उसमें यूज़ हो सकते हैं। वेदर रिलीज़ कैपेसिटी, और जब जो अपनी कैपेसिटी रिलीज़ करेगा क्या वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं अदर डिपार्टमेंट। और जो इसका इक्विपमेंट का और डिपार्टमेंट का कितना सेल्स वॉल्यूम है। अब कॉन्सेप्ट आ गया हम 16 पे, डिसीजन मिनिमम प्राइस, कि मिनिमम प्राइस हम क्या रखें, डिसीजन ऑफ मिनिमम प्राइस फॉर एन ऑफर। तो मिनिमम प्राइस, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखनी है। एग्जाम्पल छोड़ो, हम वो उसी के अकॉर्डिंग देख लेंगे हैं। एक होती है इररेलेवेंट कॉस्ट और एक होती है संक कॉस्ट। एक होती है इररेलेवेंट कॉस्ट और एक होती है संक कॉस्ट। इररेलेवेंट कॉस्ट, अ कॉस्ट विच इज इनकर इन फ्यूचर एंड विच सेम इज ऑल अल्टरनेटिव। इररेलेवेंट कॉस्ट है जो सेम रहती है, हमेशा सेम रहती है, मतलब डिज़ाइन कॉस्ट 10,000 ए के लिए 10,000 बी के लिए, कोई दिक्कत नहीं। दिस कॉस्ट इज़ नॉट कंसीडर, हम इस कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे जब हम चूज़ करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव। और सम कॉस्ट वो होती है जो ऑलरेडी हो चुकी है, इसे भी हम डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते और रेलिवेंट कॉस्ट में कंसीडर नहीं है। कॉस्ट विच हैज़ इनकर्ड, जो इनकर्ड हो चुकी है पास्ट में, और फ्यूचर कॉस्ट हैविंग प्री डिसाइडेड ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड सम कॉस्ट। क्या सम कॉस्ट? एग्जाम्पल, इररिवोकेबल अरेंजमेंट फॉर रेंट, इररिकवरेबल एग्रीमेंट फॉर रेंट। अपने सम कॉस्ट इज नॉट कंसिडर इन डिसीजन मेकिंग, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे डिसीजन मेकिंग में। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल है। समरी ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट कैसे, इररेलेवेंट कॉस्ट एंड सम कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट ए बी और नो वर्क नील। इररेलेवेंट कॉस्ट 100, सम कॉस्ट 100। तो इररेलेवेंट कॉस्ट शैल नॉट बी कंसीडर, हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे जब हम चूज़ करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी ऑफर्स। इट शैल बी कंसीडर वाइल टेकिंग डिसीजन एज एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ वन ऑफर। अच्छा, इररेलेवेंट कॉस्ट को आपको तब कंसीडर करना है जब आपके पास उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करने का ऑप्शन हो। बट आप बहुत सारी अल्टरनेटिव पड़े हैं आपके पास, तो उसको कंसीडर मत करना। इररेलेवेंट कॉस्ट नॉट कंसीडर जब आप चूज़ कर रहे हो बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी ऑफर, बहुत सारे ऑफर हैं उसमें से आप इररेलेवेंट कॉस्ट को मत कंसीडर करना। बट आपको
क्या चूज़ करना है? चूज़ करना है कि भैया मेरे को उसे या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है, तो मेरे को इररेलेवेंट कॉस्ट को लेना पड़ेगा, और इररेलेवेंट कॉस्ट दूसरी हर जगह सेम रहती है। ऑब्सलीट मटेरियल, ऑब्सलीट मटेरियल, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। रेलेवेंट कॉस्ट कौन कौन सी होती है? ऑब्सलीट मटेरियल, ऑब्सलीट मटेरियल हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अब जो हमें बेचने पे मिलेगा वो हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। हमें जो बेचने पे मिलेगा ऑब्सलीट मटेरियल, अगर हम उसका प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं तो हम कम से कम इतना तो चार्ज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे संग देखते हैं, मटेरियल M1 वॉज परचेज 2 साल पहले ख़रीदा गया था एंड इज़ लाइंग इन अ गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक है, कंपनी को कोई यूज़ नहीं आ रहा मटेरियल, और वो किसी रेगुलर प्रोडक्शन में भी यूज़ नहीं कर रही। उसे एक ऑफ़र मिला जो जिसमें ये मटेरियल यूज़ हो सकता है, तो करंट प्राइस उसका है 2500 रुपये। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द गोडाउन इज़ 100 रुपये। तो मैं 100 रुपये एटलीस्ट तो मैं तो चार्ज करूँगा भैया, मेरे को ये 100 रुपये तो मैं लूँगा ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 रुपये मैं लूँगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बेनिफिट टू बी अचीव। अब टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है? टॉक्सिक मटेरियल, कंपनी ने परचेज करा मटेरियल 2 साल पहले 5000 रुपये का, उसका कोई यूज़ नहीं आ रहा था फैक्ट्री में, उसकी रिमूवल की कॉस्ट 300 रुपये है, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं लग, कुछ नहीं मिलने वाला, रिमूवल की कॉस्ट ही कॉस्ट आएगी। ठीक है, कंपनी ने रिसीव करा ऑफ़र रिसीव करा जिसमें वो मटेरियल यूज़ कर सकते थे, और उसकी मटेरियल की प्राइस 6000 रुपये है। तो हमें बेचने में कुछ नहीं, बट 300 रुपये तो हमारी रिमूवल की कॉस्ट है ना, हम वो कॉस्ट तो रिकवर करेंगे। अगर मैं मान लो नहीं बनाता मैं उसको, तो मेरे 300 रुपये खर्च होने। ठीक है, और अगर मैं बनाता हूँ तो मेरे 300 रुपये नहीं खर्च होंगे, तो मेरे को 300 रुपये तो लेने चाहिए ना। बट मेरे को लेने क्यों चाहिए? मेरी कॉस्ट तो 300 रुपये है। बेनिफिट टू बी अचीव्ड, कॉस्ट टू बी इनकर, कॉस्ट मेरी आनी नहीं है कुछ। बेनिफिट टू बी, बेनिफिट लॉस भी नहीं कर रहे हैं हम कुछ। बेनिफिट जो हमें अचीव होना था, हाँ वो अचीव हो गया ना बेनिफिट। 300 की कॉस्ट जो आनी थी वो नहीं आई, अब 300 रुपये कम कर दिया हमने, समझ गया? 300 रुपये कम कर दिए। सब्स्टिट्यूट मटेरियल जो हमें सस्ता पड़ेगा हम वही ले लेंगे। मटेरियल M1 2 साल पहले परचेज करा था, जो लाइन पर था गोडाउन में, उसका कोई यूज़ नहीं था। स्क्रैप मटेरियल था 100 रुपये का, स्क्रैप वैल्यू उसकी 100 रुपये की। कंपनी को एक अल्टरनेटिव यूज़ मिला मटेरियल का M2 की जगह, इन M1 इन प्लेस ऑफ M2, तो मार्केट प्राइस उसका था 120 रुपये। सपोज कंपनी ने क्या करा, रिसीव करा ऑफर विच विल बी यूटिलाइज M1, जिसको M1 को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द ऑफर। अब क्या करोगे? M1 जो हम यूज़ कर सकते हैं M2 की जगह, तो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम 100 रुपये से चार्ज करेंगे और 120 उसका चार्ज करेंगे। अगर ऑफ़र नहीं आता तो स्क्रैप मेरे को 100 रुपये मिलते, और यूज़ इन प्लेस तो 120। द बेस्ट डिसीजन वुड बी हैव टू यूज प्लेस ऑफ M2 टू सेव 120 रुपये, क्योंकि आप नया वाला मटेरियल लोगे तो M1 ही यूज़ कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। रेगुलर यूज़ ऑफ मटेरियल, अब मैं इतना ना पढ़ता वो रेगुलर यूज़ ऑफ मटेरियल। क्वेश्चन 52 है, देख लेते हैं क्या सीन है क्वेश्चन 52 का। ठीक है, बाकी सब ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट, क्वेश्चन 52 6.3, क्वेश्चन 52 6.3 51 52। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन। एस लिमिटेड है जो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है। उसने रिसीव करा एक रिक्वेस्ट अपने कस्टमर से, वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट कस्टमर, एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर था उसका, वो सप्लाई करेगा एक प्रोडक्ट। हाँ फिर से करते हैं हम इसको। एस लिमिटेड जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में, उसने क्या करा, रिसीव करा रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिसीव करा एक इम्पॉर्टेंट कस्टमर से जो सप्लाई करेगा प्रोडक्ट, सप्लाई करना है इसको प्रोडक्ट, विच विल रिक्वायर
कन्वर्जन ऑफ मटेरियल एम विच इज़ नॉन मूविंग आइटम, मतलब बस पड़ा हुआ है, वो जो नॉन मूविंग आइटम है पड़ा हुआ है, वो यूज़ नहीं कर रहा हो। द फॉलोइंग डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। बुक वैल्यू ऑफ मटेरियल 60 रुपये, रिलायजेबल वैल्यू ऑफ मटेरियल एम 80 रुपये, और इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 100 रुपये। इट इज एस्टिमेटेड दैट कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट ऑफ एम इंटू 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड, मतलब एक एम का एक ही लगता है फिनिश गुड बनाने में, विल रिक्वायर 1 लेबर आवर, 1 घंटे लगती है लेबर के। एट प्रेजेंट लेबर पेड 20 रुपये पर घंटा, ठीक है। अदर कॉस्ट आर एज फॉलोज, ये सारी कॉस्ट दे रखी है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, अपॉर्शनमेंट ओवरहेड, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मतलब उसने अलग से खर्चा किया। अपोर्शन ओवरहेड, अपोर्शन करा है ओवरहेड, तो द लेबर विल बी रीडिप्लॉयड फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़ है, हम इसको रीडिप्लॉय करेंगे अदर एक्टिविटीज़, वहाँ से कंट्रीब्यूशन का लॉस होगा। तो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ टेम्परेरी रीडिप्लॉयमेंट विल नॉट रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्री, चलो लॉस नहीं हो रहा था, ठीक है। द एम्प्लॉय इज टू बी रीडिप्लॉयड आर परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। द एम्प्लॉयज़ को जिसको रिप्लॉय करा है वो परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है। तो फिक्स कॉस्ट आएगी, तो मेरा मटेरियल का 80 रुपये लगने, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। 30 रुपये ये लगने, 10 रुपये ये लगने, लेबर को लगाऊंगा क्योंकि मेरा फिक्स्ड है, वो तो होना ही होना है, भले मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। 80 रुपये, 30 रुपये कॉस्ट ऑफ लेबर, सम कॉस्ट है, बेनिफिट टू बी लॉस्ट 80 रुपये, ठीक है। 30 रुपये और 10 रुपये नहीं जोड़े आपने। अपॉर्शनमेंट ओवरहेड, अपॉर्शन को हम नहीं जोड़ते, ठीक है, अपॉर्शनमेंट कॉस्ट को नहीं जोड़ते, याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना। एस्टिमेट द मिनिमम प्राइस, तो 80 प्लस 30, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इसने 9th लेक्चर पे आ गए हम सिर्फ 22 मिनट में, वाओ। तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर का हमें रेलेवेंट कॉस्ट देखनी, कौन, कैजुअल लेबर, परमानेंट लेबर तो रेलेवेंट कॉस्ट है ही नहीं। तो द लेबर इज अ परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी टर्मिनेटेड बाय कंपनी, पेमेंट मेड टू सच लेबर इज अ सम कॉस्ट, ये सम कॉस्ट है फॉर द ऑफर सिंस इट इज़ फ्यूचर कॉस्ट बट ऑब्लिगेशन हैज़ टू बी प्री डिटरमाइंड, ये फ्यूचर की कॉस्ट है, हमें ऑब्लिगेशन प्री डिटरमाइंड, हमें पता है कि हमें देना है, तो इस सम कॉस्ट हम इसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में नहीं करा था। ये कैजुअल लेबर, अगर आप इसको कैजुअली रखते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, रेलेवेंट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। दिस लेबर इज अपॉइंटेड एंड फायर्ड एट एनी टाइम, आप कभी भी कर सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। इट हैज़ नो फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी, पेमेंट ऑफ कैजुअल लेबर इज रेलेवेंट कॉस्ट, और ये रेलेवेंट कॉस्ट है। नोट, एक नोट दिया हुआ है परमानेंट लेबर में, अगर आइडल टाइम वेजेस आर पेड बाय कंपनी इट मीन्स लेबर इज परमानेंट इन नेचर। अगर अच्छा अगर आप आइडल टाइम में क्या दे रहे हो, लेबर को पैसे दे रहे हो, इसका मतलब वो क्या है, परमानेंट है नेचर में, परमानेंट है नेचर में, ठीक है। व्हेन लेबर रिक्वायर्ड फॉर ऑफर कैन नॉट बी फुल्ली अपॉर्शन फ्रॉम मार्केट देन सच सिचुएशन इज कॉल्ड शॉर्ट सप्लाई, हमें लेबर चाहिए और हमें मिल नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि शॉर्ट सप्लाई है। केस 1, मैं इतने वो सारे नहीं पढ़ूंगा, तो अपनी एग्जाम्पल पढ़ लेने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए, चलो क्वेश्चन भी देख लेंगे। सॉल्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ तो मैं बैक आऊँगा, अगर हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिक्स ओवरहेड, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड अवॉइडेबल फिक्स ओवर अवॉइड करेंगे तो दिस इज ऑलवेज कंसिडर रेलेवेंट कॉस्ट। अगर अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है तो रेलेवेंट कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट है तो इग्नोर मार दो उसको, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड तो ऑलवेज ही रेलेवेंट कॉस्ट होगी। अपोर्शन ओवरहेड मीन्स अनअवॉइडेबल ओवरहेड, अपोर्शन ओवरहेड ऑलवेज मीन
अनएवॉइडेबल ओवरहेड, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट में आएगा ही नहीं। आपने अपोर्शन करा, अपोर्शन मतलब बांटा, तो ये अनअवॉइडेबल है, दैट्स वाई इसने पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिया था। अगर नथिंग, कुछ नहीं स्पेसिफाइड है क्वेश्चन में, तो एज्यूम कर लो फिक्स ओवरहेड इज अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो ये फिक्स है, फिक्स इन नेचर है, हम कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड प्रोड्यूसिंग ऑफर, तो वेरिएबल ओवरहेड शैल बी इनकर्ड द लेबर, तो मतलब ये ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीन, ऑब्सोलीट मशीन, अब मशीन का चल रहा है, मशीन रेगुलर यूज़ में है, तो डेप्रिसिएशन हमारा रेलेवेंट कॉस्ट होती है एट परसेंट आफ्टर 6 मंथ्स, 90,000, करंट मार्केट प्राइस 1,00,000। क्वेश्चन 33, मैं सीधा क्वेश्चन करूँगा, मैं वैसे करूँगा तो फिर तो मेरा पैसे 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 हो जाएगा। क्वेश्चन 33, पेज नंबर 6.19, 6.19 6.19 33, ओके, हियर वी गो, ठीक है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन था 33, ABC लिमिटेड हैज़ बीन अप्रोच्ड बाय कस्टमर, एक कस्टमर से अप्रोच आई जो हु वुड लाइक अ स्पेशल जॉब टू बी डन, वो उसके लिए एक स्पेशल जॉब करेगा फॉर हिम, एंड हु इज़ विलिंग टू पे 40,000 फॉर इट, वो 40,000 रुपये देने के लिए तैयार है। ठीक है। द जॉब वुड रिक्वायर द फॉलोइंग मटेरियल, जॉब में ये सारे मटेरियल चाहिए, ABCD 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 रिक्वायर, टोटल क्वांटिटी स्टॉक में पड़ी हुई है, यूनिट इन स्टॉक्स, यूनिट जो स्टॉक में पड़ी है उसका प्राइस, वैल्यू और रिसीवेबल वैल्यू, ओके, कॉस्ट। एक मिनट, यूनिट इन स्टॉक का मतलब क्या है, जो मेरी स्टॉक में यूनिट पड़ी हुई 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये, और वैल्यू और रीसेल प्राइस जो मेरे स्टॉक में पड़ी हुई है उसको 1 रुपये में बिकेगा, 2 रुपये में बिकेगा, 3 रुपये में बिकेगा, ठीक है। और कॉस्ट मेरे को इतने की पड़ेगी वो, ठीक है। मटेरियल बी, मटेरियल पे जो बी होता है, हमें 2,000 चाहिए, हमारे पास 600 पड़ा हुआ है, मटेरियल बी जो रेगुलरली यूज होता है ABC के द्वारा, एंड इफ यूनिट बी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, तो दे वुड नीड टू बी रिप्लेस टू मीट द अदर, दे वुड नीड, उन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा टू मीट द अदर प्रोडक्शन डिमांड, मतलब क्या मतलब है, मटेरियल बी इज यूज्ड, मटेरियल बी क्या होता है, रेगुलरली यूज होता है बाई ABC लिमिटेड से, एंड इफ यूनिट ऑफ बी आर रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, अगर यूनिट बी चाहिए जॉब के लिए, तो दे वुड नीड टू रिप्लेस टू मीट अदर प्रोडक्शन डिमांड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम अदर प्रोडक्शन डिमांड से। चलो, मटेरियल सी एंड डी आर इन स्टॉक में पड़े हुए एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ओवर बाइंग, हमने पहले ओवर बाय कर लिया था, एंड दे हैव रिस्ट्रिक्टेड यूज, उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज है, ठीक है। नो अदर यूज कुड बी फाउंड, हम उसका कोई भी अदर यूज नहीं देख रहे किसका, मटेरियल सी का, तो सी और डी हमने ओवर बाय कर लिया था और रिस्ट्रिक्टेड यूज है, और मटेरियल सी का तो कोई यूज़ ही नहीं है, मटेरियल सी का हमें कोई यूज़ ही नहीं देगा, बट यूनिट ऑफ मटेरियल डी, जो यूनिट है मटेरियल डी की, कुड बी यूज्ड इन अनदर जॉब एज सब्स्टिट्यूट ऑफ 300 यूनिट ऑफ मटेरियल ई, अच्छा, जो मटेरियल डी है, जो मटेरियल डी है उसको यूज़ कर सकते हैं एज सब्स्टिट्यूट्स, तो 300 यूनिट ऑफ मटेरियल ई बन जाएगा, ठीक है।
विच इज़ करेंटली 5 रुपये का है, ऑफ विच कंपनी हैज़ नो यूनिट, और कंपनी के पास कोई यूनिट भी नहीं है स्टॉक में। अदर रेलिवेंट एक्सपेंस ऑफर शेल भी 1000। कंप्यूट द रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू एक्सेप्ट द ऑफर। 40,000 दे रहा है, तो ए तो चलो पूरा ही लगना है। 4000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 8000। अब बी लगना है। बी का कोई यूज़ है? बी रेगुलर यूज़ करता है। वो जो रेगुलर यूज़ करता है तो उसका मैं वही लूँगा। तो 2000 इंटू जो मार्केट में बिक रहा है 3, तो 6000। सी 1000। सी का क्या है? सी का कोई यूज़ ही नहीं है, तो 700, तो जो स्क्रैप मिलेगा वैल्यू 2 रुपये, 1400, और 300 यूनिट मेरे को मार्केट से लेनी पड़ेगी। तो ओके, तो यहाँ पे जो इसने मेरे को दिया हुआ था क्वेश्चन में 1000 रुपये, वो इसने रेलेवेंट कॉस्ट नहीं मानी, इसको वो इनकर ही नहीं करना, ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट नहीं मांगी, इससे वो इनकर ही नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट कौन सा था? प्रोडक्ट डी था, जिसके 2 यूज़ थे। पहला, या तो हम यूज़, हाँ उसका एक सब्स्टिट्यूट था, या तो हम उसको स्क्रैप में बेच दें 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से, या तो हम उसको सब्स्टिट्यूट में यूज़ कर लें जिसके 500 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता, 300 यूनिट में कन्वर्ट हो जाता 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और इसमें से जो ज़्यादा हायर कॉस्ट आई है हम उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार लेंगे, और इसलिए हमने इसको 1500 यहाँ पे ऐड कर दिया। दैट्स वाई पॉइंट टू बी नोटेड मिला। अगर तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट है तो हायर वाला यूज़ करना, हायर वाला सब्स्टिट्यूट यूज़ करना, ठीक है। ज़्यादा एक बार पीछे जाके नोट्स में देख सकते हो। लेट मी चेक दिस, ठीक है। ये नोट्स में भी देखा मैंने, इन्होंने वही बेनिफिट लिया है जो वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। मतलब इस क्वेश्चन में हम एक जगह 600 रुपये मिलते, एक जगह 1500 रुपये का यूटिलाइजेशन होता, तो हम 1500 रुपये लेंगे, दैट्स इट, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 34। तो 3, इसको इस क्लास में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो। 34 ओके, ये रहा। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन समझ जाओ भाई साहब, बड़े आराम से हो जाता है। बिल्डिको अ कंपनी दैट बिल्ड हाउसेस, वो क्या बनाती है? घर बनाती है। प्रेजेंट द फॉलोइंग फैक्टर्स, उसने ये सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करें रिलेटिंग टू द सर्टेन हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट इट विशेज टू अंडरटेक। नहीं समझ आया। वो घर बनाती है, ये सारे फैक्ट उसने प्रेजेंट करें रिलेटिंग टू सर्टेन हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट। हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसने ये सारे फैक्ट्स प्रेजेंट करें दैट इज विच इज़ टू अंडरगो M14, वो M14 करा रहा है, ठीक है। द CEO एंड मार्केटिंग डायरेक्टर फूड एंड ट्रैवल एक्सपेंस 3750 इनकट हो चुकी है। इतने इनकट पे सर्कल लगा हुआ है, इनकट हो चुकी फॉर द मीटिंग ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट। मीटिंग के लिए भैया उन्होंने क्या खाना वाना खाया, 3750 रुपये फेंक के आ गए। 3000 में यहाँ एक हफ्ता इंसान खाना खाता है, ये भाई इन्होंने एक टाइम का खाना खाया। चलो इनकट करा फॉर मीटिंग विद द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, ठीक है। ये इनकट हो गया, हमें ये इनकट हो चुका है। ये संक कॉस्ट है, हटाओ 1200 kg ऑफ रॉ मटेरियल जेड विल बी रिक्वायर्ड। 1200 kg ऑफ रॉ मटेरियल जेड चाहिए हमें हाउस के लिए। इन्वेंट्री में 550 kg है। इट वाज परचेज्ड एट 580 kg। 550 kg और 580 kg में ख़रीदा था। इट यूज्ड बाय बिल्डको अदर प्रोजेक्ट्स के प्राइजेज इतना, इट रीसेल वैल्यू इतना। तो भैया अदर प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है, तो 1200 ले लो, 1200 इंटू 650 मटेरियल जेड 1200 इंटू 650 में उसमें यूज़ कर लूँगा, तो मैं सस्ते क्यों करूँ। द हाउस
द हाउस विल रिक्वायर 90 आवर्स इंजीनियरिंग टाइम, 90 इंजीनियरिंग आवर्स लगेंगे, ठीक है। द हाउस विल रिक्वायर 90 आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग टाइम, द हाउस विल रिक्वायर 90 आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग टाइम। द इंजीनियर्स आर पेड अ फिक्स्ड मंथली सैलरी 47,500। संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, संक कॉस्ट है, इसको सैलरी देनी है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। पर इंजीनियर हु कैन वर्क 150 आवर पर मंथ, हाउस को रिक्वायर्ड चाहिए 90 आवर्स ऑफ इंजीनियरिंग टाइम। द फिक्स्ड मंथली सैलरी है 47,500। इंजीनियर हु कैन वर्क 150 आवर अ मंथ, तो 90 आवर ही चाहिए, ठीक है। स्पेयर टाइम इज नॉट अवेलेबल, स्पेयर टाइम नॉट अवेलेबल नाउ, एन इंजीनियर हैज़ टू बी हायर्ड। अभी जब 150 घंटे काम कर रहे हैं एक महीने में, तो 90 घंटे में क्या दिक्कत है, 90 इंजीनियरिंग आवर्स लगेंगे। तो नाउ द इंजीनियर हैज़ टू बी हायर्ड, हमें हायर करना पड़ेगा फॉर दिस हाउस। अच्छा, वो सैलरी पे कहीं काम कर रहे होंगे इसलिए वहाँ पे आ नहीं सकते। फॉर 1 मंथ के लिए ही कैन नॉट यूज एनी अदर प्रोजेक्ट वंस ही डज दिस कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा समझ नहीं आया, एक मिनट इसमें देखो। जो एक घर है जिसको 90 घंटे लगेंगे, 90 इंजीनियरिंग आवर के घंटे लगेंगे। जो इंजीनियरिंग आवर फिक्स ऑन मंथली सैलरी 47,500, वो कैन वर्क 150 मंथ। अब काम कर सकते हैं तो ठीक है ना, करवा लो यार, क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है, ठीक है। स्पेयर टाइम इज़ नॉट अवेलेबल, स्पेयर टाइम है ही नहीं, अभी अवेलेबल नहीं है। एंड एन इंजीनियर हैज़ टू हायर्ड, हमें हायर करना पड़ेगा फॉर दिस हाउस के लिए फॉर 1 मंथ, तो ही कैन नॉट बी यूज इन एनी अदर प्रोजेक्ट वंस ही डज दिस कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई हमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्डको विल यूज इंजीनियर 47,500, देखते हैं अभी इसको। बिल्डको विल यूज स्पेशल अर्थक्वेक प्रूफ फाउंडेशन मटेरियल, हम अर्थक्वेक प्रूफ फाउंडेशन मटेरियल यूज करते हैं। दिस वॉज डेवलप्ड बाय बिल्डको एट अ कॉस्ट ऑफ 30,000 का उसने डेवलप किया फॉर सम अदर प्रोजेक्ट के लिए दैट हैज़ टू बी अबंडन, जो अबंडन कर देना है। इफ़ इट डज नॉट यूज इन दिस प्रोजेक्ट, अगर वो इस प्रोजेक्ट में नहीं यूज़ करेगा, इट कैन बी यूज सम अदर प्रोजेक्ट, चार्ज 50,000, ठीक है, फॉर इट, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल अर्थक्वेक मटेरियल, कहीं और यूज़ कर लेता। भैया देखो, मैंने एक अर्थक्वेक का वो बनाया इक्विपमेंट, अब मैं उसको 30,000 की कॉस्ट में बनाया है, जिसको मैं अगर इस जो प्रोजेक्ट हो गया अबंडन हो गया, अदर प्रोजेक्ट अबंडन हो गया, बट मैं फिर भी उस कहीं पे उसको 50,000 में आराम से कर सकता हूँ, तो मैं 50,000 लूँगा ना इससे, 50,000 स्पेशल अर्थक्वेक मशीन। और आइटम ऑफ given you are required to name and type of cost and state whether it is relevant or not, calculating the cost of relevant cost sunk cost, पहली वाली ये 47,500 ले ले, और यहाँ पे 1200 इंटू 650, 7,80,000, 50,000, 47,500, 8,77,500। सम कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, नो रेलेवेंट कॉस्ट टू बी इनकर्ड, मटेरियल पे हमें करना है कॉस्ट टू बी इनकर्ड, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 47,500। मेरे को बस यही बताना था कि कॉस्ट, सम कॉस्ट कौन सी है, रेलेवेंट कॉस्ट है, नहीं रेलेवेंट सारी है, कॉस्ट इनकर करनी है, कॉस्ट इनकर करनी है, और डिज़ाइन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है मेरी,
ओके, आपको ये सारे नाम भी पता होने चाहिए। क्वेश्चन 86, पेज नंबर 6.47। 6.47 6.47 आपने सही लिखा है। 86, क्वेश्चन 86 पे आ गए हम। 6.47, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग ट्रैक शूट्स फॉर एथलीट्स। क्या कर रही है? एथलीट के लिए ट्रैक शूट बना रही है। ठीक है भैया। करेंटली इट्स आउटपुट इज अराउंड 70% ऑफ इट्स रेटेड कैपेसिटी 19,000 पर एनम। मतलब 19,000 इसकी कैपेसिटी है और 70% कर रही है, मतलब 13,300 बना रही है। 19,000 13,300 बना रही है, तो कितनी बची हुई है? 5700 बची हुई है इसकी कैपेसिटी। ठीक है। वन एक्सपर्ट हैज़ अप्रूव द सैंपल, एक एक्सपोर्टर ने अप्रूव कर दिया सैंपल एंड ऑर्डर कर दी उसने, बाय करेगा 5,000 यूनिट्स। ठीक है, मेरे पास 5700 की कैपेसिटी है, 5,000 यूनिट आराम से दे सकता हूँ एट अ स्पेशल प्राइस 150 रुपये पे। 5,000 यूनिट लेगा एट द 150 रुपये के हिसाब से। ठीक है। एट प्रेजेंट कंपनी है सेलिंग द ट्रैक शूट 210 रुपये पे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। शुड द कंपनी एक्सेप्ट द ऑफर, क्या उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? क्लॉथ ऑफ मटेरियल इतना है, लेबर इतना है, फिक्स कॉस्ट इतनी है, स्टेशन वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। तो 82, 25 और 11, तो 82, 25 और 11, 118 रुपये की कॉस्ट आ रही है मेरी, और 150 रुपये के लिए बोल रहा है मेरे को, तब भी फ़ायदा ही है। 32 रुपये का, 32 इंटू 5,000 यूनिट, लो 1,60,000 का मेरे को पैसे मिल जाएंगे। बस मैं इससे बोल दूँगा भैया यहाँ मत बेचियो, इंडिया में तो बेचियो मत, जहाँ मैं बेच रहा हूँ वहाँ तो गलती से भी मत पहुँच जाइयो। ठीक है। 5,000 यूनिट आराम से आराम से आराम से। तो कर लेनी चाहिए। 160 का बेनिफिट है, नेट बेनिफिट। 5,000 यूनिट रेलिवेंट कॉस्ट 5,000, 160,000। सिंस द कैपेसिटी इज 5700 की, तो अवेलेबल है shall not lose any contribution accepting the offer of 5,000 unit. Fixed cost unavoidable है, hence इग्नोर कर दिया फॉर डिसीजन। अनअवॉइडेबल है, हमने अनअवॉइडेबल है। ठीक है। वट इज़ द मिनिमम कोटेशन, वट वुड योर एडवाइस, तुम्हारी क्या एडवाइस होगी? एक्सपोर्टर ऑफर टू बाय 10,000 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 5,000 यूनिट्स। ओके, what is the minimum quotation? तो मिनिमम कोटेशन क्या होगी? ठीक है, तो 5700 यूनिट पे चलो मैं तुम्हारा ये लगा दूंगा 82, 82 प्लस 25 प्लस 11। ठीक है। अब बची कितनी? 5700 माइनस 10,000 चाहिए ना, 4,300 पे ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 4,300 पे इंटू मेरा कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो 82 प्लस 25 प्लस 11 माइनस 210 रुपये में बेच रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो 92 रुपये का टोटल प्राइस बताऊँ? कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, पहुँचा नहीं, तो मैं इसको 92 इंटू 4300 मेमोरी में 82 प्लस 25 प्लस 11 इंटू में 10,000। हाँ, इतना इतना मैं लूँगा इससे। मेरा भी तो वही आया है भाई साहब, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 4300 की। अच्छा, रिवेन्यू मेरे पे 15 लाख आएगा और मेरी कॉस्ट आ रही है 15,75,600।
एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। लो लॉस में आ गया 75,600 का, भैया मत करो एक्सेप्ट। स्फीयर का एवरेज 57 से हैंस एक्सेप्टेड ऑफर। ओके आपको बताना, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे मैं बता दूँ। अब उसने 5,000 की क्वांटिटी मांगी, ठीक है, मैंने ऑर्डर कर दिया, मेरे पे 57 की क्वांटिटी पड़ी हुई थी। फिर उसने बोला 10,000 चाहिए, मैंने कहा 10,000 ले लो भाई साहब, मैं बता देता हूँ आपको कितना लगेगा। 57 से मेरे पे पड़ी है, मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो तो मैं चार्ज करूँगा, और बची हुई जो है 4300, इस पर तो वेरिएबल कॉस्ट आएगी और मैं 4300 तो बेच भी रहा हूँ, तो मेरी सीधा जो 210 मैं पे बेचता हूँ वो पूरी की पूरी आ जाएगी। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम देखें तो इस पर वेरिएबल कॉस्ट मेरा आ रहा था 92, तो 3,95,600 मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। आपको नहीं एक्सेप्ट करना। कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ 10,000 यूनिट सिंस इट वुड बी लॉस ऑफ 75,600 और मिनिमम प्राइस 11,893, 157.56। इट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल टू फॉलो द डुअल प्राइसिंग पॉलिसी if order by the local consumer if order is offered by local market consumer at 118 for 57, this could order accepted। अब पहले एक बार मैं इसका आंसर दे दूँ। आपको डुअल प्राइसिंग पॉलिसी नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में दो डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे, हैंस कुड नॉट बी कंसीडर ऑफर फॉर लोकल मार्केट कंज्यूमर। अच्छा, ये तीसरे का आंसर है। अगर ऑर्डर इज ऑफर करा लोकल मार्केट कंज्यूमर ने 118 रुपये पे, जो मैं 210 रुपये का बेच रहा हूँ फॉर 5700 यूनिट, एक्सेप्ट करना चाहिए ऑर्डर? नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बेनिफिशियल टू फॉलो डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। सेलिंग सम सेम प्रोडक्ट इन वन मार्केट एट टू डिफरेंट प्राइस, हम एक प्रोडक्ट को दो अलग अलग प्राइस में बेच रहे हैं एक ही मार्केट में, तो कंपनी शुड नॉट इवन कंसीडर ऑफर फॉर लोकल मार्केट, उसका ऑफर नहीं कंसीडर करना चाहिए। क्वेश्चन 87 पे आ गए हम। ये इसी के बाद वाला है और कैटेगरी बी में डाला हुआ है, इसको आप समझ रहे हो? कुछ तो गड़बड़ है दया। क्वेश्चन 87, अ कंपनी प्रोड्यूसिंग अ सिंगल प्रोडक्ट इन इट्स प्लांट, अपने प्लांट में क्या कर रही है, सिंगल प्रोडक्ट बना रही है और सेल करती है 25 रुपये यूनिट पे। कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है सिंगल प्रोडक्ट और बेचती है 25 रुपये पे। द प्लांट इज़ करेंटली ऑपरेटिंग फुल कैपेसिटी 8 लाख यूनिट पे, 8 लाख यूनिट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है इन अ सिंगल शिफ्ट, एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड एट अंडर ईएरी। अब कैसे बनाते हैं, रॉ मटेरियल 4 kg लगता है 2 रुपये के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर 2 घंटे लगते हैं 2.5 रुपये के हिसाब से, वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड 5 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इतनी में तो, ठीक है। अब द सेल्स मैनेजर है एस्टिमेटेड दैट द कंपनी विल लूज सेल 4 लाख यूनिट नेक्स्ट ईयर। कंपनी क्या कह रही है, सेल्स मैनेजर क्या कह रहा है, भैया हम 4 लाख की सेल्स गवा देंगे, 4 लाख यूनिट की सेल्स नेक्स्ट ईयर में। समथिंग इज़ नॉट डन अबाउट द कैपेसिटी कॉन्सेप्ट। अगर हमने कैपेसिटी के लिए कुछ नहीं करा तो हमारे क्या हो जाएंगे, 4 लाख यूनिट की सेल्स पानी में चली जाएगी। तो ठीक है, वो क्या करते हैं, प्लांट कैपेसिटी कुड बी डबल्ड बाय रनिंग सेकंड शिफ्ट। प्लांट की जो कैपेसिटी है हम उसको डबल कर सकते हैं, मतलब कि 8 लाख है उसको हम कितने कर सकते हैं, 16 लाख। ओ भाई साहब क्या बात कर रहे हो, बट आपको क्या करना है, शिफ्ट मेरे को डबल करनी पड़ेगी। ओके, शिफ्ट डबल करनी पड़ेगी। दिस वुड रिक्वायर एडिशनल फिक्स कॉस्ट एज अंडर, हमें एडिशनल कॉस्ट लगेगी। सैलरी पर एनम 7.5 लाख, एक्सपेंसेस टुवर्ड सिक्योरिटी स्टॉक 2.5 लाख, डेप्रिसिएशन 10,35,000, रिपेयर मशीन 6,15,000, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है हमारी 7 लाख की, टोटल 33 लाख हमारी फिक्स कॉस्ट है। ऑल्सो अ नाइट शिफ्ट अलाउंस ऑफ 10% ऑन डायरेक्ट लेबर वुड बिकम पेबल, हमें
10% अलाउंस भी देना पड़ेगा, आप नाइट शिफ्ट करवा रहे हो तो। फर्दर इफ एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम इज 12 लाख, फर्दर अगर एनुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम है 12 लाख और मोर, तो द कंपनी एंजॉय बल्क डिस्काउंट 5% परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अगर वो 12 लाख तक बनाता है तो आप बल्क डिस्काउंट भी ले सकते हो। ओके, डिस्कस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ वर्किंग अ सेकेंड शिफ्ट। प्रॉफिटेबिलिटी बताओ वर्किंग ऑफ सेकेंड शिफ्ट का। टू ऑब्टेन एडिशनल सेल्स 4 लाख रुपए। ठीक है, सेल्स निकाल दो, पहले सेल्स निकालो, मैं करके बताता हूँ आपको। ओके, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसमें हमें प्रॉब्लम ये आई कि ढाक कीजिए कि अब देखो इसने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि भैया हमें बताओ कि हमें वो नाइट में शिफ्ट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, और एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे काम की है कि यहाँ पे उसने बोला कि 4 लाख जो है 12 लाख तक जाओगे तो आपको मटेरियल परचेज़ करने में हम बेनिफिट दे देंगे। अब तो बेनिफिट है तो आपको बेनिफिट किस में मिलेगा, जो आप कॉस्ट ले रहे हो वो तो आपकी 95% पे तो हो जाएगी क्योंकि 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। और जो आपने 8 लाख पहले के परचेज़ करें पहले के, वो उसमें बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उस पर तो आपने बेनिफिट लिया ही नहीं, तो सिर्फ अल्टीमेटली उस पर बेनिफिट लोगे और जब माइनस करोगे तो वही माइनस हो जाएगा। तो अब 8 लाख पे बेनिफिट ले लिया, सेल्स रेवेन्यू आ गया, हमारी कॉस्ट आप उसके अकॉर्डिंग निकाल दो 4 kg इंटू 2। अब जब रात में शिफ्ट करवा रहे हो तो 4 लाख की यूनिट्स बनानी है और उसका 110% कर देना क्योंकि आपको लेबर कॉस्ट ज़्यादा देनी है। और मटेरियल में 5% यहाँ पे डिस्काउंट 95 ही लेना है, डिस्काउंट तो आप लेना ही है, वो तो है ही है। बेनिफिट आपको 8 लाख पे लेना है। डायरेक्ट लेबर वेरिएबल सारे निकाल के आप यहाँ पे ध्यान रखना कि फिक्स कॉस्ट नीचे वाली माइनस करना, मतलब कि जो वो नाइट शिफ्ट को करने में आ रही है बस उसी की फिक्स कॉस्ट माइनस करना, क्योंकि डे की शिफ्ट तो आप वो माइनस करना ही मत क्योंकि वो डे की शिफ्ट के लिए है। मतलब फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही होगी, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो नई शिफ्ट के लिए आप अलग एक्सपेंस कर रहे हो तो इसलिए आपको वो कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। नेट बेनिफिट आएगा हमारा 9,30,000 रुपये। फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा कि भैया अगला क्वेश्चन में है कि मिनिमम एनुअल इंक्रीज बता दो कि कम से कम इतना इंक्रीज हो जाए कि हमारा लॉस ना आए, कि हम जस्टिफाई कर सकें रात में काम करने का फ़ायदा है। तो कितनी यूनिट्स हम बनाएं जिससे हमारा लॉस ना हो। तो भैया देखो हमें यूनिट्स नहीं पता, x इंटू 25 करेंगे सेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बोला है 12 लाख तक या उससे ऊपर बेचोगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब हमारा जब बेनिफिट 12 लाख में 9,30,000 का आ रहा है तो 12 से 1 यूनिट भी गई तो ख़त्म, आपको बेनिफिट तो मिलना ही नहीं है। तो बेनिफिट मत लेना, x इंटू 25 करना, फिर माइनस करना सारे एक्सपेंसेस वही रेशियो लगा के, मतलब परसेंटेज लगा के, और फिर फिक्स कॉस्ट माइनस करके सारी जीरो प्रॉफिट जीरो करके एक्स की वैल्यू निकाल देना। आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3,52,632। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट टाइम बाय 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 बाय। क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइस, हम 10th क्लास पे आ गए। 1 जुलाई ये तो CA डे होता है, ठीक है। 10th क्लास पे आ गए। 10, 11, 12, 13, 14, 15 अभी भी 6 क्लास हैं और यहाँ बज रहे हैं 2 मतलब 2 बजने में 10 मिनट है किस दोपहर के। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओह, तो हम ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।